बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस आज हमारा 20th इसका सेशन है और हमने बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रिंसिपल पे इसके कुछ मेरिट्स पे बात करेंगे। आगे चल के फिर हम जो नोट इशू का प्रिंसिपल है सेकंड, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम आप ये कह सकते हैं, बैंक सिस्टम कैसे काम करता है। दो पार्टीज़ होती हैं, एक वो लोग जिनके पास मनी सरप्लस में होती है, दूसरे वो लोग जिनके पास मनी रिक्वायर्ड होती है या इन नीड होती है। ठीक है जी। और ये जो सरप्लस वाले लोग हैं, बजाय इसके कि किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। लेट्स सपोज किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको 10%, 15%, 17%, 13%, 12%, ये मुख्तलिफ जो है ना वो परसेंटेज में मार्जिन मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर उसको इन्वेस्ट करके इतना मिल रहा है और बैंक उसको ऑफ़र कर दे कि हम आपको 20% पे कर दें, तो वो क्यों दूसरी प्रोडक्ट की तरफ इन्वेस्ट करेगा। वो चुप करके पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर देगा या बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। सेफ़ भी होता है और दूसरे नंबर पे रिस्क भी कम होता है बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हुए। अच्छा, आगे चल के फिर क्या होता है कि दूसरे जो लोग जिनको पैसा चाहिए, उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है या ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप उनके माइंड में होते हैं। वो देखते हैं कि अगर हमें पैसा मिले तो हम 30%, 35%, 25% और 28% तक हम अर्न कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैंक से कांटेक्ट करते हैं कि हमें पैसा चाहिए। बैंक कहता है कि जी हम आपको 22% पे लेट्स सपोज दे देते हैं। और जब 22% पे और एटलीस्ट 25% उसी पे वो अर्न कर सकता है, तो 3% का जो मार्जिन है वो किसको मिल जाता है, वो उस इंडिविजुअल को मिल जाता है जो यहाँ से लोन लेके उसको कहीं पे इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ये नहीं है कि जितना आपके पास, अब हम नोट इशू पे अगेन आ जाते हैं बैकवर्ड, कि जितना भी आप सोना रखेंगे उतना ही आपको नोट इशू करने। ये इसके प्रिंसिपल डिफरेंट है। अगर आप जो है वो करेंसी प्रिंसिपल पे है तो आपको डेफिनेटली 100% जो बैक बाय गोल्ड यानी कि सोने के ज़खायर के मुताबिक जितनी मालियत के सोना होगा, उसकी आलमी मार्केट में जितनी भी वर्थ है उस वर्थ के आप अपने करेंसी नोट इशू कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं करेंसी प्रिंसिपल। तो बैंकिंग के जो प्रिंसिपल है ये एक इलास्टिक सिस्टम भी है। कैसे? द बैंकिंग इज इलास्टिक बिकॉज गोल्ड इज नॉट केप्ट फॉर 10% वैल्यू ऑफ नोट्स इशूड, इट इज कंसिडर्ड बेटर फॉर द development of the economy due to elastic. The poor countries are developing themselves under this system. इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूँ, क्लियर कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इरेजर। अच्छा, यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या है कि बैंकिंग सिस्टम के मुताबिक आपका जो करेंसी है, लेट्स सपोज आपके गोल्ड हैं जी 1 टन के और उसकी मालियत बनती है, मैं सपोज करता हूँ $1 बिलियन। और आप जो नोट इशू करते हो $1 बिलियन की बजाय $10 बिलियन की वर्थ के आप जो है वो नोट इशू कर देते हो, और यानी कि सोने के 10% के बराबर आप जो है वो यानी कि जो आप करेंसी इशू करते हैं उसका 10% आपके पास सोने के ज़खायर हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं। ठीक है जी। तो ये होता है कि यानी कि सोना आपके पास कम है लेकिन आपने नोट जो हैं वो ज़्यादा इशू कर दिए। इसको कहते हैं बैंकिंग प्रिंसिपल। और इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको सोने के उतने ज़खायर मेंटेन नहीं करने पड़ते, उस सोने को कहीं और यूज़ किया जा सकता है। जो आपका करेंसी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि वो एक्स्ट्रा नोट इशू कर सकता है जब ज़रूरत उसको पड़े, लेकिन उनकी वर्थ थोड़ी सी डाउन हो जाती है, यानी कि वो इन्फ्लेशन की वैल्यू से या उनकी बाइंग पावर कम हो जाती है। लेकिन
बात जो याद रखने वाली, करेंसी प्रिंसिपल में अगर आपके पास $1 बिलियन के सोने के ज़खायर हैं तो आपने करेंसी भी $1 बिलियन के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करने हैं, पब्लिश करने हैं या फिर उसको इशू करने हैं। जबकि बैंकिंग प्रिंसिपल में आपके पास $1 बिलियन के हैं तो आप उसके 200% के इक्वल, 300% के इक्वल, तो जो भी आपको यूज़ करना है पैटर्न, उसके मुताबिक आप सोना जो है वो रख के ज़खायर और नोट इशू कर सकते हैं। क्योंकि हर एक ने जो पैसा रखने वाला है, लोग वो क्लेम नहीं करते सोना। असल में तो मकसद यही होता है ना, जब किसी का दिल करे वो अपने पैसों को उसी सोने में बदल दे, यानी कि पैसे बैंक को दे और उसके बदले में सोना ले ले। लेकिन सारे के सारे क्या, अब तो कोई क्लेम कर भी नहीं सकता सोना। अगर आपने क्लेम करना भी है तो आप जाएंगे सुनहरे के पास। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये इलास्टिक प्रिंसिपल तो है, ये साथ इकोनॉमिकल सिस्टम इसलिए कि आपको जो नोट हैं वो ये नहीं होता कि सोने के इक्वल ही हैं, तो सोने के इक्वल होंगे तो आपको उतना ही सोना मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो नोट महंगा पड़ जाएगा। जबकि आप परसेंटेज रिजर्व रखते हैं सोने की तो वो सिस्टम जो है इकोनॉमिकल हो जाता है। दिस प्रिंसिपल इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर्ड विद द करेंसी प्रिंसिपल। Here, only a percentage of gold is to be kept. It is economical because it needs less gold reserves for the issue of notes. फर्दर इसका क्या फ़ायदा है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सोना इसकी बैक पे होता है तो लोगों को इतमाद रहता है। और दूसरे नंबर पे पॉपुलैरिटी भी इसी की मेंटेन रहती है कि क्योंकि सोना इसके बैक पे है, तो ये नहीं है कि जितने नोट दिल है इशू करते जाएं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं या उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो ज़्यादातर ममालिक यही सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी लेवल भी है। ये इसके मेरिट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो नोट इशू कर सकती है, ये भी एक इसका पॉजिटिव या मेरिट्स में आता है। अच्छा, डी मेरिट्स भी इसके कुछ हैं बैंकिंग सिस्टम के, यानी बैंकिंग प्रिंसिपल के, कि आपने परसेंटेज पार्ट ऑफ जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो आपके पास पड़े हुए हैं, बाकी आपने उसी को देखते हुए जो है वो नोट इशू कर देते हैं, यानी कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। उसका फ़ायदा, नुकसान क्या क्या है, ओवर इशू, कि आपने अगर 20% या 10% आपने गोल्ड रखना था तो क्या होता है कि जो कंट्रीज़ हैं कुछ 5% भी गोल्ड रख के तो बाकी नोट इशू करते जाते हैं जी बैक बाई 5%, क्योंकि इसमें रूल ऑफ थंब तो नहीं है कि आप 10% से नीचे नहीं जा सकते। तो 5% पे अगर वो लेके चले जाते तो ओवर इशू की तरफ चले जाते हैं, कंट्री को कोई अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। मतलब इस लिहाज से तो नोट्स कितने गुम हो जाते हैं, कितना सारा वो मामला, तो वो सर्कुलेशन की जो सिस्टम है, कुछ लोग अपने पास वो बिल्कुल रिजर्व करके रख देते हैं, मार्केट के अंदर पैसा आता ही नहीं है। तो इस चक्कर को देखते हुए गवर्नमेंट मज़ीद नोट इशू कर देती है और इस तरह से अमल जो अडॉप्ट किया जाता है गवर्नमेंट से, उसमें ओवर इशू हो जाता है। यानी कि जो 10% गोल्ड रिजर्व होने चाहिए थे एक्चुअली वो होते नहीं हैं, वो उससे भी नीचे हो जाते हैं और नोट ज़्यादा इशू कर दिए जाते हैं। इसको कहते हैं ओवर इशू। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, क्योंकि जब कंट्री जो है वो नोट इशू करता जाता है और लोगों के पास पैसे की रेल पेल हो जाती है, और फिर जो लोगों की जो प्राइस लेवल है चीज़ों का वो इन्फ्लेशन की मदद से बढ़ जाता है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आता है तो एक जो इन्फ्लेशन उस वजह से आती है। जब हर बंदे की सैलरी अच्छी होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जबकि रोज़गार नहीं होगा, लोगों की तनख्वाहें कम होंगी, तो उनकी बाइंग पावर कम होगी, तो चीज़ों की कीमत डाउन रहती है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की भी ये एक वजह बन सकता है। इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको पे करने में आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके जो आपने पेमेंट करनी होती है आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है, और जब आपने पहले अपने एसेट्स को कैलकुलेट किया होता है कि आपके पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी आपने पे ऑफ करना है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें कि एक कंट्री ने कितनी टोटली एक्सपोर्ट की हैं और कितनी इंपोर्ट की हैं, और बैलेंस कैसे पे करना है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है, क्योंकि आपका जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। सो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। अगर हम मेथड्स ऑफ नोट इशू की बात करें तो हमारे पास दो हैं, एक करेंसी प्रिंसिपल है, दूसरा बैंकिंग प्रिंसिपल है। करेंसी प्रिंसिपल में जैसे क्या होता है कि 100% तकरीबन गोल्ड होता है, थोड़ी सी उसमें फ्लक्चुएशन है, वो भी हम वन बाई वन कवर करते हैं। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो बैंकिंग प्रिंसिपल है, जिसमें हम परसेंटेज के हिसाब से रिजर्व्स को मेंटेन रखते हैं, बाकी हम लेके चलते रहते हैं। अच्छा, तो जो करेंसी प्रिंसिपल है इसमें फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम आ जाता है, बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम आ जाता है, फिक्स्ड मैक्सिमम सिस्टम आ जाता है। जबकि हमारे पास बैंकिंग प्रिंसिपल है, इसमें नोट इशू के जो मेथड्स हैं वो प्रोपोर्शनल
रिजर्व सिस्टम आ जाता है, मॉडिफाइड रिजर्व सिस्टम आ जाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ जाता है। तो अभी हम बात करते हैं फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम, अब यहाँ पे एक हम लाइन लगाते हैं और इसका कुछ हिस्सा हम ये कह देते हैं कि इस तरह से लाइनें हमारी, ये कुशन आप कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो है वो गोल्ड के रिजर्व्स के अकॉर्डिंग, गोल्ड रिजर्व्स के अकॉर्डिंग अगर वो $1 बिलियन के आपके पास रिजर्व्स हैं तो आपको $1 बिलियन की वर्थ के आपको नोट इशू करने हैं। और आपको ये लाइन इधर ही रहने दें, ये क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास $5 बिलियन के रिजर्व्स हैं सोने के, तो आप $5 बिलियन यूरो जो भी है वो आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन क्या है, डॉलर से कंपेयर करना कि इतने डॉलर की वर्थ के जितने नोट हैं वो इशू कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक डॉलर की बात कर रहे हैं, एक रुपीज़ की बात कर रहे हैं। डॉलर चूँकि एक हमें मेजरमेंट देता है और जो लोकल करेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपने, यानी कि $1 बिलियन के अकॉर्डिंग आपने करने, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 250 कर लें अगर एक्सचेंज रेट है, तो आपकी जितनी वर्थ के बनते हैं वो रुपीज़ में आप उनको प्रिंट कर सकते हैं। वो 5000 का नोट हो सकता है, 1000 के नोट हो सकते हैं, लेकिन उनकी वर्थ टोटल जब आप उनको जमा करें तो 5 बिलियन या 1 बिलियन जो भी आपका थ्रेश होल्ड है उसके मुताबिक रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हर कंट्री को एक क्वेश्चन दिया जाता है कि गोल्ड रिजर्व के ना होते हुए भी आप एक ख़ास हद तक नोट इशू कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक फ्यूडिशरी सिस्टम, यानी कि एक फिक्स्ड फ्यूडिशरी सिस्टम। उसको फिक्स्ड एक लिमिट दी जाती है कि इतने आपके गोल्ड रिजर्व को अलग रखें, इतना आपके पास एक लिमिट है, उसके मुताबिक आप अपने नोट इशू कर सकते हैं। इसके लिए सोने की जो बैक है वो होना ज़रूरी नहीं, या रिजर्व आपके पास मेंटेन होना ज़रूरी नहीं है। बाकी जितना भी आप नोट इशू करेंगे उसके मुताबिक आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, गोल्ड के रिजर्व होने चाहिए, इसके अलावा आप नहीं आगे चल सकते। ये थोड़ा मिक्स्ड टाइप है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक कुशन होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ से आगे जब बढ़ जाता है तो उसको गोल्ड मेंटेन रखना पड़ता है। जब आप ये इस पिक्चर को समझ सकते हैं तो आगे मैं एक दफ़ा टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ तो इससे आपको समझ आ जाएगी। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज़ अलाउड टू इशू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट विदाउट एनी मेटालिक रिजर्व। यहाँ पे वो बात कर रही है कि यहाँ पे जितना आपके पास है मेटालिक नहीं भी तो आप एक ख़ास हद तक नोट इशू कर सकते हैं। दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड फ्यूडिशरी इशू। ये जो है बैक नॉट बैक बाय द गोल्ड, इसको क्या कहते हैं, फ्यूडिशरी इशू। इट इज़ बैक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और इसकी भी एक बैक भी होती है, वो क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके मद में जो है इशू करती है लोगों को। द नोट्स इशूड अबव दिस अमाउंट, अब इस अमाउंट से ज़्यादा उनको नोट प्रिंट करने थे, फिर क्या करेगा, दिस अमाउंट आर कवर्ड बाय 7% गोल्ड रिजर्व। तो इसके लिए 7% यानी जितना आपका सोना होगा उतने ही नोट इशू आप कर सकेंगे। दिस सिस्टम एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन द अंडर एक्सपेंशन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जब आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक्टिविटीज बढ़ानी होती हैं, तो जो कि आप सोने की रिजर्व से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप इससे थोड़ा सा आपको कुशन मिलता है, कंट्री जो है वो नोट अपना इशू कर सकता है, अपनी डिमांड, उसकी जो पैसों की ज़रूरत होती है वो बढ़ा सकता है, उसकी लिमिट बढ़ जाती है। दिस मेथड वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे एंड जापान। तो ये शुरू में 2-3 इन ममालिक ने प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट के पास, अब एक दफ़ा मैं रीड कर देता हूँ, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कि वो उसके पास क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी एक लिमिट रहती है, गोल्ड के एक रिजर्व भी मेंटेन रखना पड़ते हैं, लेकिन साथ में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी हो जाती है। गवर्नमेंट चूँकि एक स्ट्रांग होती है और उसने सिक्योरिटी इशू की होती है, तो इसलिए ज़मीन भी एक अच्छा होता है, लोगों का इसमें एतमाद भी होता है, और दूसरे नंबर पर एक चेक सिस्टम भी अच्छा होता है। तो ये इसके मेन फ़ायदे हैं, बाकी हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स security for the convertibility of notes. It is fit for those countries where the people use checks for the making payments and requirement of currency do not change from season to season, यानी कि सीज़न टू सीज़न आपको पैसों की चेंज नहीं आती, आपके सीज़न एक जैसे रहते हैं।
या फिर आपकी वो जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो एक जैसा रहता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की एक ख़ास सीज़न आता है तो उसमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि किसानों को सपोर्ट करना, उनको रिलीफ देना, उनको मुख्तलिफ तरह से जो है वो इंपोर्ट्स आपकी बढ़ जाती हैं। तो ये सीज़न टू सीज़न रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है तो ये फिर ठीक नहीं होता। लॉ कैन इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, इट मे टेक सम टाइम टू इंक्रीज द फिडुशरी लिमिट, यानी कि जो अपने फिडुशरी लिमिट होती है उसको बढ़ा लेते हैं। द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ करेंसी इन टाइम्स ऑफ नीड इज डिज़ायरेबल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल मॉनेटरी क्राइसिस। तो ये जो गवर्नमेंट का एक पास एक फिडुशरी इशू का जो एक कुशन होता है उससे वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। देयरफॉर इट इज़ सेमी ऑटोमेटिक yet it is very popular. The purpose of this system is to regulate the internal price and exchange rate. इससे ही कंट्री की जो थी गवर्नमेंट आती है वो अपना एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। इसका जो नुकसान है या फ़ायदा जो नहीं है, डिसएडवांटेज है, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज़, क्योंकि उनको सीजनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, उनका जो स्टेबिलिटी नहीं होती और इकानमी को उन्होंने बढ़ाना होता है, और उनकी इकानमी अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से फिर डेवलप नेचर की तरफ जा रही होती, तो उनको इस तरह से लोन्स वगैरह की पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि प्रिंट करें और ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल करें। तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इज नीडेड फ्रॉम सीजन टू सीजन। मोर ओवर फर्दर इशू इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व, क्योंकि कंट्री कमज़ोर होता है और उसके सोना चांदी के ज़खायर इतने नहीं बढ़ रहे होते, इसलिए जब सोना और चांदी के ज़खायर नहीं बढ़ेंगे तो वह ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकेंगे करेंसी, इसलिए इनके लिए ये ठीक नहीं सिस्टम। द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज़ ड्यू टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो किसी भी इकानमी की जो ग्रोथ होती है वो किस वजह से होती है, उसकी इकानमी बढ़ती है, उसके ट्रेड और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के सेक्टर बढ़ते हैं। लेकिन जब बढ़ाना हो तो आपको बंजर ज़मीनें आबाद करने के लिए या फिर उनकी अच्छी फसल लेने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके लिए पैसा चाहिए, और जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर में वो अमाउंट चाहिए जो पे ऑफ करेंगे किस कंट्री से आप चीज़ें मंगवाते हैं। सो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेहतर नहीं सिस्टम, बट दिस मेथड हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि ये एक लिमिट ही नहीं है कंट्री के पास, एक खास लिमिट के बाद, यानी कि जो फिडुशरी इशू के बाद गोल्ड के रिजर्व, सिल्वर के रिजर्व होंगे तो इशू कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये इसलिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू मीट द डिमांड ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द पुअर कंट्री। तो गरीब ममालिक के लिए ये फिर मसला पैदा कर देता है, क्योंकि उनको कुशन नहीं होता, वो जितने सोने और चांदी के ज़खायर होंगे तो वो नोट इशू कर सकेंगे, उतनी ही फिर वो पैसा अपना इस्तेमाल कर सकें, इसलिए उनकी एक ये बॉटल नेक आ जाता है। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।